हेलो नमस्ते, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक का जिसका बहुत मार्केट कैप छोटा है और हर कोई समझता है कि ये बहुत छोटी कंपनी है। बात करने वाले हैं एक कॉटन कंपनी जो कॉटन की प्रोसेसिंग एंड ट्रेडिंग करती है, जिसका नाम है एक्सीटा कॉटन, जो कि टोटली गुजरात बेस्ड है। इसका टोटल प्लांट आपको मैं दिखा दूंगा। गुजरात में ही इसका जो भी प्लांट वगैरह लगे हुए हैं, ये एमएसपी पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। और इसका मेनली अगर मैं बात करूँ तो इसका प्रॉफिट मार्जिन 2% से 5% का है। एंड और एक चीज अगर मैं बात करूँ, कंपनी का इन्वेंट्री बहुत ज्यादा है और इससे ये एक नुकसान ये होता है, जब ग्लोबल प्राइसेस स्लो हो जाती है तो फिर कंपनी को नुकसान पहुंचता है। ये हो गया इसका फंडामेंटली। और अगर मैं इसका बैलेंस शीट की बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, रिजर्व में इसके पास 28 करोड़ का और ना के बराबर का इसका बोरोइंग है। अदर लाइबिलिटीज 12 करोड़ है। टोटल लाइबिलिटीज अगर आप देख सकते हैं 77 के आसपास का है। जिसमें आप एसेट में आपको दिखाता हूँ। एसेट आप यहाँ पे देखिए, फिक्स एसेट 6 का है और इन अदर एसेट 64 का। इन्वेस्टमेंट 8 करोड़ का जो इसने इन्वेस्ट करके रखा हुआ मार्केट में। एंड अगर मैं इसका कैश फ्लो की बात करूं तो फिर यहाँ पे आप देखिए किस तरीके का इसका ऑपरेटिंग एक्टिविटी 45 है, जिसमें आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटी -12 है एंड फाइनेंसिंग -28 है। इसमें नोटिस करने वाली बात है, कैश फ्लो इसका बहुत कमजोर है। इसका कमजोर होने का कारण ये है कि इसको बल्क क्वांटिटी में हमेशा खरीदना पड़ता है। जो भी सामान इसको खरीदना पड़ता है बल्क में, तो इसीलिए उसमें ज्यादा उसको पैसा लगाना पड़ता है। इसीलिए उसका, मैं जो आपको एक बता रहा था, इसका इन्वेंट्री स्ट्रॉन्ग है क्योंकि इसको बल्क क्वांटिटी में खरीदना होता है, जिसके कारण इसका इन्वेंट्री फुलफिल रहता है, जिसके वजह से इसका पैसा वहां पे फंस जाता है। और इसमें और एक चीज है कि इसमें रिसीवेबल इसका बहुत हाई रहता है, क्योंकि इसका पेमेंट डिले बहुत ज्यादा है, जिसके चलते इसका पैसा इतना लेट से आता है कि वो उसको दिखाई नहीं पाता है। तो मैं उसको, चलिए वो भी दिखा देता हूँ। अदर एसेट में ये रहा, इन्वेंट्रीज में आप ये देखिए, इन्वेंट्रीज ही रहा ये इसका। साथ में आपका टोटल रिसीवेबल 31.9। रिसीवेबल में देखिए इसका कितना अमाउंट फंसा हुआ। कैश इक्विवेलेंट आप देखिए, लोन इन एडवांस जो भी है एंड अदर एसेट आइटम, इसका पैसा ऑलरेडी यहाँ पे फंसा हुआ है, जो पेमेंट डिले है जिसके कारण इसका फंसा हुआ है। और अगला मैं अगर बात करूँ तो फिर इसका इन्वेस्टर पे जाते हैं, जो भी शेयर होल्डिंग पैटर्न है, जिसमें आप देखिए कि प्रोमोटर ठीक ठाक है। इसमें प्रोमोटर देखिए 41.92। ज्यादातर छोटे छोटे कंपनी में जाइएगा तो एकदम जीरो रहता है, हालांकि इसने घटाया है। 69% था, जिसमें 69% से 41 है। जिसमें आप देखिएगा एफआई का 5% का भी हुआ करता था, जिसने बीच में अच्छा खासा यहाँ पे घटा दिया था। पर अभी हालांकि 3.74 सितंबर क्वार्टर में 1% के आसपास एफआईआई वालों ने अपना स्टेक को बढ़ाया है। और जहां आप एक नोटिस करने वाली बात ये भी रहेगी, पब्लिक के पास 2023 के आसपास 24% के आसपास का स्टॉक रहा करता था शेयर, लेकिन अभी आप देखिएगा 55%, 54% के आसपास पब्लिक के पास है। जिसमें देखिएगा कि किस तरीके से वहां पे 60,000 64,000 के आसपास होल्डर था, जो कि 3 गुना से ज्यादा बढ़ चुका है। 3 गुना के आसपास 1,78,000 लोगों के आसपास जो भी शेयर है। एफआईआई की होल्डिंग की अगर मैं बात करूं तो फिर इसमें बहुत कम है, ना के बराबर है। पर इसमें एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, इतनी छोटी कंपनी है जिसमें एफआई ने 3.74 के आसपास, 3.74 बहुत बड़ा हिस्सा होता है। इतना अगर उन्होंने अपने पास स्टॉक को रखा तो फिर ये भी सोचने वाली बात है, और ये लगातार बढ़ा रहे हैं। और अगर मैं प्रमोटर की बात करूं कि किसके पास कितना शेयर है, तो ये भी आप देख सकते हैं। जो गुजरात बेस्ड कंपनी है, जिससे नाम से भी पता चल जाता है, यहाँ पे आप देखिएगा। ये देखिए, गोविंद भाई पटेल, जिसके पास 35% के आसपास का भी हुआ करता था, जो अभी 26% के आसपास है। कुशाल नितिन भाई पटेल 29% था, जिसने हर एक प्रमोटर ने, जो मेनली जिन्होंने घटाया वो आप देखिएगा 10% के आसपास है। गीताबेन नितिन भाई पटेल 3.33 था, जिसके पास अभी भी 3.33 के आसपास है। तो इनके पास मेनली जो भी कंपनी का हिस्सा है, जो इन्होंने अपना पॉकेट से खाली किया, वो भी आप देख सकते हैं। और एफआईआई में किसके किसके पास है, ये भी चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है, उनके पास कौन 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 कंपनियां हैं जिसने एफआई के तौर पर अपना पैसा को इन्वेस्ट किया हुआ है। ये रहा एफआई, इसमें एजी डायनामिक फंड लिमिटेड, इसके पास है 1.33%। नेक्सपेक्ट के पास है 2.18 एंड नाब कैपिटल, ये रहा 3.31 के आसपास का परसेंटेज है इनके पास। बाकी आप देख सकते हैं पब्लिक के पास है, पब्लिक के पास में भी यहाँ पे दिख सकता है इसके पास सबसे ज्यादा स्टेक्स है। सोशल सर्टिफिकेशन सर्विस, जिसके पास 2.13 था, जिसने 2.21 थोड़ा सा हिस्सा को बढ़ा, ये पब्लिक कैटेगरी में आता है। और अगला मैं अगर बात करना चाहूंगी कि इसका सेल, इसका क्वार्टर रिजल्ट किस तरीके रहा है, इसका सेल क्या है, मेनली तो यही इसको असर दिखा रहा है, कंपनी को आगे बढ़ना है या फिर नीचे गिरना है। ये दोनों को कंपनी का चार्ट देख सकते हैं। कंपनी जो कभी आसमान में रहा करता था, आप इसको देखिए कहाँ पे, ये किस कदर इसका वैल्यूएशन रहा करता था। ये देखिए, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, 44 के आसपास का यहाँ पे
44 आप देख सकते हैं, 44 के आसपास का यहाँ पे वैल्यूएशन का भी हुआ करता था। बीच में इसने स्प्लिट वगैरह भी दिया, फिर इसने लोअर सर्किट ऐसा लगाया नीचे कि अभी जमीन में धूला चाटे, तो इसके पीछे का भी बहुत बड़ा रीजन है, तो चलिए उसको भी देखते हैं। क्वार्टर रिजल्ट में कंपनी कभी कभी अच्छा परफॉर्म करती है और कभी कमजोर, क्योंकि ये कॉटन इंडस्ट्री है, हमेशा वॉलेटाइल रहता है ग्लोबल मार्केट के साथ। रेवेन्यू हाई रहता है लेकिन इसका प्रॉफिट मार्जिन इतना कम है कि ये कुछ बचा ही नहीं पाते। यहाँ पे आप देखिए 154 के आसपास, 154 करोड़ के आसपास ये सेल्स करती है, जिसमें 149 का इसका लगा हुआ पैसा अपना पॉकेट से, जिसमें 5.51, जिसमें 3.61% ऑपरेटिंग मार्जिन इसका 2024 में हुआ करता था, जो किस तरीके से गिरा आप देखिए 0.60, आधा परसेंट, जिसमें -1.21, -1.79। अभी इस बार का क्वार्टर का रिजल्ट जून 2025 का आप देख सकते हैं -0.32 के आसपास, और सितंबर का आ चुका है यहाँ पे, हालांकि अपडेट नहीं हुआ है, सितंबर क्वार्टर का भी रिजल्ट आ चुका है, जो भी माइनस के आसपास का एकदम सटा हुआ है मार्जिन। और इसका अगर आपको मैं बताना चाहता हूँ, एक ही रीजन है इस तरीके का जो आप फ्लक्चुएशन देख रहे हैं, इसका पीछे का रीजन और ये मार्जिन जो आप देख रहे हैं, इसका रीजन एक ही है कि एक्सपोर्ट ऑर्डर फ्लक्चुएटर है ग्लोबल डिमांड के चलते। और इसका जो ये मार्जिन गिरा 3.61, 0.60, इसका मैं आपको ध्यान से सुनिएगा, एक रीजन मैं बता रहा हूँ, कंपनी बल्क में अपना इन्वेंट्री को ये परचेज कर रही है, ग्लोबल डिमांड घट गया, या फिर एक्सपोर्ट वगैरह किसी देश के साथ, जैसे बांग्लादेश वगैरह के साथ इतना रिलेशन वगैरह खराब चल रहा है, आपका मान लीजिए कि ग्लोबली डिमांड घट गया, उसको तो सेम प्रोडक्ट बनाना है, इसको अभी भी बनाना है, इसको अभी भी बनाना है, उसने पहले के प्राइस के हिसाब से अपना इन्वेंट्री को स्टॉक करके रखा है। पहले लगता था 1.5 रुपया उसका कॉस्ट, अभी भी 1.5 रुपया लगेगा, जबकि ग्लोबली इसका डिमांड घट गया है, तो फिर ग्लोबल में उसको जब भी मार्केट में जाके बेचना होगा, तो पहले अगर 15 में बेचता था तो अभी उसको 13 में बेचना होगा, जिसके चलते इसका प्रॉफिट मार्जिन अगर मैं आपको बताऊंगा, ये प्रॉफिट मार्जिन आप देख सकते हैं, जिसके कारण से इतना लोअर रहा है। कॉटन प्राइस गिरते ही कंपनी का इन्वेंट्री लॉस हो जाता है, अगर मेनली पॉइंट देखा जाए तो इसका मेनली गिरने का रीजन है शेयर का प्राइस, जो भी ये गिरा है इसीलिए गिरा है, जो ये अप ट्रेंड कभी हुआ करता था इससे, और अभी इस तरीके से नीचे की ओर आ रहा है, इसका पीछे का यही रीजन है। एक्सपोर्ट डिमांड घट गया है, गवर्नमेंट का एमएसपी पॉलिसी जो है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है, इस पॉलिसी में चेंजेस होना, अगर एमएसपी ज्यादा होता तो फिर ऑटोमेटिकली इन्वेंट्री जो भी ये सामान मंगा रहे हैं उसका रेट बढ़ जाएगा। ऑलरेडी इसका लो मार्जिन बिजनेस है, लो मार्जिन बिजनेस में आपका प्रॉफिट में प्रेशर हो जाता है। और एक अगर मैं पॉइंट आपको बताना चाहता हूँ, तो ये ऑलरेडी स्मॉल कैप है, स्मॉल कैप होने की वजह से इसका जो भी है इसमें फियर ज्यादा रहेगा, आपका स्मॉल कैप में आपका बहुत ज्यादा फियर रहेगा, और जिसके कारण से ये शेयर प्राइस ऑटोमेटिकली ये गिर जाता है। और कुछ कारण रहेगा इसमें, कुछ ऑपरेटर का एंट्री, ऑपरेटर अगर मान लीजिए शेयर को लगातारली नीचे गिरा रहे, तो फिर उसमें आपका कुछ कुछ नहीं चलेगा। अभी मैं इसकी बात करूँ कि इसका फ्यूचर ग्रोथ किस तरीके का, तो फिर मैं इसको थोड़ा सा देख लेता हूँ, ईयरली ये कितना दिया, ईयरली अगर देखा जाए तो 27% के आसपास का ये नेगेटिव रिटर्न दिया है। 6 मंथ में देखिएगा 16%, 1 मंथ में देखिएगा 5%, 5 दिन में इसका 1% के आसपास, 1 दिन में आज को जो इसका ओपनिंग रहा उस वही क्लोजिंग के आसपास रहा, कुछ नहीं है। ऑल टाइम में अगर देखिएगा तो 23% के आसपास का इसने नेगेटिव रिटर्न दिया है। और कंपनी की अगर फ्यूचर ग्रोथ की मैं बात करूंगा, तो अगर ये कंपनी एनुअली या फिर क्वार्टरली अगर इसको अप ट्रेंड में इसको मूव करना है, अगर ग्रोथ दिखाना, तो फिर इसमें एक ही इसको ये करा सकता है, इसका साथी बन सकता है ग्लोबल डिमांड। ग्लोबल डिमांड बढ़ेगा तो फिर ये अच्छा खासा अप ट्रेंड में जाएगा। कॉटन साइकिल अगर पॉजिटिव हुआ तो फिर एकदम रिटर्न पॉजिटिव में आएगा, इसका मार्जिन सुधरेगा, जिसके कारण इसका प्रॉफिट अच्छा खासा बढ़ेगा। अगला अगर मैं बात करता हूँ, कंपनी अगर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बड़ा मार्केट में अगर लॉन्च किया, वैल्यू एडेड अगर कुछ अच्छा क्वालिटी का अगर लाया है, हाई ब्रांडेड वाला, जो मार्केट में उसका मार्जिन को बढ़ा सकता है, ये भी एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा। और नोट करके फायदा नहीं, कंपनी इसमें कुछ कर रही है नहीं कर रही है, ये आपको ज्यादा फर्क पड़ता है कि कंपनी क्या इस दिशा में कुछ कर रही है, क्या कंपनी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट ला रही है, नहीं ला रही है अभी हाल फिलहाल में। अगला और एक चीज मैं आपको ध्यान देने वाली बात कर सकता हूँ, कि कंपनी ग्लोबली अगर देखा जाए तो टेक्सटाइल हब बनने जा रही है। सॉरी, कंपनी नहीं, इंडिया इंडिया ऑल ओवर वर्ल्ड में टेक्सटाइल हब बने, जिससे एडवांटेज एक रहेगा। और इसी को देखते हुए एफआई वालों ने अगर अपना स्टेक को बढ़ाया है, तो फिर कुछ ना कुछ सोचा होगा कि कंपनी धीरे धीरे अभी एकदम लोअर लेवल पे, एकदम बॉटम लेवल पे आया हुआ है, यहाँ से ग्रोथ की संभावना दिखाएगी, इसीलिए एफआई वालों ने भी अपना स्टेक थोड़ा बढ़ाया है और भरोसा भी दिखाया है। पर अगर मैं टेक्निकली अगर मैं बात करूं, अगर टेक्निकल देखा जाए तो 1 डे फ्रेम में आप देख सकते हैं सेलिंग बता रहा है। अगर मैं इसको 1 वीक में जाऊंगा तो भी सेलिंग साइड में आप देखिए क्या है, से क्या बता रहा है, सेल में बता रहा है। अगर मैं इसको मंथली चार्ट में भी जाऊंगा 1 मंथ का टाइम फ्रेम, तो भी तो स्ट्रॉन्ग सेल आप देखिएगा मंथली में, स्ट्रॉन्ग सेल है। पर और एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ ऑल टाइम लो के आसपास है और एकदम नीचे का सपोर्ट जोन के आसपास है, जो कि मैं आपको यहाँ से
दिखा देता हूँ चलिए। ये रहा, सॉरी, ये देखिए, हमेशा का जो भी इसका सपोर्ट लेवल है उसी के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। जो मैं आपको, चलिए मैं दिखा देता हूँ। पहले एक सपोर्ट लेवल यहाँ के आसपास हुआ करता था, ये आप देख सकते हैं, ये पहला सपोर्ट लेवल है। ये एकदम पूरा सपोर्ट लेवल के आसपास ये ट्रेड करा था, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया नीचे के साइड में। फिर अगला अभी देख सकते हैं एकदम नीचे, जो भी लोअर लेवल में, अगर इससे और नीचे जाएगा तो फिर आप एकदम पूरा कलेजा को सख्त करके देखिए नीचे का लेवल देखने के लिए। पर यहाँ पे अगर इस बार का क्वार्टर रिजल्ट भी लगभग सेल्स वगैरह ठीक ठाक किया है, एफआई वालों ने भी भरोसा दिखाया, तो अगला एक दो क्वार्टर में हो सकता है कि कंपनी आगे की राह की ओर जा सकती है। पर ये मेरा फाइनल कंक्लूजन अगर आप मेरा सुनना चाहते हैं तो ध्यान से सुन लीजिए। कंपनी बहुत छोटा है और ये कमोडिटी मार्केट है, तो फिर रिस्क बहुत ज्यादा है। लॉन्ग टर्म में एडवांटेज है, लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर एडवांटेज अपना ले सकते हैं, पर शॉर्ट टर्म में तो ये ऑलरेडी पूरा का पूरा सेलिंग साइड में है। और एक चीज मैं पर्सनली बता दूं, ये एक सेफ ब्लू चिप टाइप का जो भी इन्वेस्टमेंट आप समझते हैं, उस टाइप का इन्वेस्टमेंट ये कभी नहीं है। जो भी इन्वेस्टर इसमें बने रहना चाहते हैं उसके लिए मैं एक अच्छा चीज बता रहा हूँ, आपको क्वार्टर रिजल्ट एकदम बार बार आपको क्वार्टर रिजल्ट देखते रहना होगा, इसका एजीएम रिपोर्ट देखते रहिए। एंड कॉटन साइकिल वर्ल्ड में क्या हो रहा है, किस तरीके से कॉटन का भाव, जो भी प्राइस बढ़ रहा है, ग्लोबली डिमांड बढ़ रहा है घट रहा है, उसको आप एकदम नोटिस करते रहिए हमेशा, पल पल इसका क्वार्टर रिजल्ट को देखिए। फॉरेन वालों ने क्या स्टेक घटाया बढ़ाया, प्रोमोटर ने अपना स्टेक्स को बढ़ाया या घटाया, उसको एकदम पूरा आप वार्निंग के तौर पर अपना एकदम नोटिस करते रहिए, जिसके हिसाब से आप इसमें कंटिन्यू कीजिए या नहीं कीजिए, ये आपका पर्सनल सजेशन है, पर मैं आपको ये सख्त संदेश देना चाहता हूँ। अगर मेरा ये इन्वेस्टिगेशन अच्छा लगा तो जरूर एकदम सब्सक्राइब कीजिए, भले लाइक मत कीजिए, पर सब्सक्राइब करके मेरे को थोड़ा मोटिवेशन जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।